नमस्कार, सुमित अवस्थी हूं मैं और आप देख रहे हैं हम भारत के लोग। आज बात करेंगे नए जमाने की भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी में आए युग परिवर्तन की। बीते 72 घंटे में बीजेपी की लीडरशिप ने जैसे फैसले लिए हैं उसने सबको चौंकाया है। आज चौंकने और चौंकाने का हैट्रिक यानी तीसरा दिन था। जो भी नाम सूबे की सियासत में बड़े माने जाते थे, जो दिल्ली के करीबी माने जाते थे, वो नाम जो मीडिया की नजरों में रहते थे, उन चेहरों में से किसी को भी तीनों राज्यों की कमान बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने नहीं सौंपी है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आज राजस्थान में बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने जिस आसानी से पुराने और अनुभवी नेताओं से लेकर युवा और वफादार लोगों को राज्य की कमान सौंप दी है, ये बताता है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने एक तीर से दरअसल कई शिकार करने की कोशिश की है। क्या क्या वो बातें बारी बारी से आपको बताता हूं। पहला शिकार, पार्टी में सेकंड लाइन की लीडरशिप को तैयार करना। दूसरा, लंबी रेस के लिए पार्टी को ऊर्जावान बनाए रखना। जब आप किसी नए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाते हैं, जैसे कि आज राजस्थान में हुआ, भगवान को शर्मा जी को बनाया, भजन लाल शर्मा को, उससे साफ हो गया कि पहली बार का विधायक भी ये उम्मीद कर सकता है कि वो अपनी पार्टी का नेता हो सकता है, विधायक दल का नेता हो सकता है, देश राज्य की कमान संभाल सकता है। तीसरा जो निशाने पे तीर लगाया वो ये कि काडर जरूरी है, कार्यकर्ता जरूरी है, ना कि बड़ी शख्सियत का होना। वरना आसान नहीं था रमन सिंह, शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे के रहते हुए किन्हीं तीन नई शख्सियतों को कमान सौंप देना, लेकिन बीजेपी की लीडरशिप ने यह करके दिखाया है। चौथा तीर कि 2024 की लड़ाई में विपक्ष की तैयारी का मुकाबला करना। विपक्ष जो बार बार ये कहता था कि बीजेपी तो अगड़ों की पार्टी है, बीजेपी तो पिछड़ों के बारे में चिंता नहीं करती है, तो इस तीन लीडरशिप चेंज में, इन तीन राज्यों में आपने एक ओबीसी को मौका दिया, एक एसटी को मौका दिया और एक ब्राह्मण को मौका दिया, यानी आपने सब वर्गों को साधने की कोशिश की। पांचवा, जो कि उसी के साथ है, कि जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है। तीनों राज्यों में एक मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री हैं और तीनों अलग अलग जाति को एड्रेस करते हैं। जैसे आज राजस्थान में अगर ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाया तो साथ में एक राजपूत और एक दलित को आपने बना दिया उप मुख्यमंत्री, प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी सिंह। ये साफ करता है कि बीजेपी जातीय समीकरणों को साधते रही है, क्योंकि 2024 पर उसकी नजर है। और ये सब बड़े फैसले मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने की जोड़ी वाली बीजेपी ने इसीलिए करके दिखा दिए क्योंकि इन राज्यों में पार्टी को भरपूर जनमत मिला है। तभी कैलकुलेटेड रिस्क पार्टी ने लिया और बहुत क्रांतिकारी फैसले कर दिए। जब मैंडेट साथ होता है, जनता का प्यार आपको मिलता होता है, समर्थन बड़े पैमाने पर आपके साथ होता है, तो बड़े और कड़े कदम उठाना आसान हो जाता है। बस आपके अंदर वो कदम उठाने की इच्छा होनी चाहिए, जो इस बार करके दिखाया है। कुछ एग्जाम्पल देखिए आप, किस तरीके से जब आपके पास बहुमत था तो आपने कौन से कड़े फैसले कर लिए। राजस्थान में भजन लाल शर्मा, जो कि आज नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री बने। मध्य प्रदेश में मोहन यादव को कल मुख्यमंत्री बनाया, उनका कहीं नाम नहीं था। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साई, जो कि अनुसूचित जनजाति के हैं, उनको कमान सौंप दी। इसी तरीके से याद करिए, उत्तर प्रदेश में जब 2017 में बीजेपी की मैंडेट मिला था तो योगी आदित्यनाथ का नाम कहीं नहीं था, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। आज तक वो मुख्यमंत्री हैं, रिपीट करके भी सरकार आ चुके हैं। ऐसे ही गुजरात में जब बीजेपी के पास मैंडेट था तो विजय रूपानी को कमान अचानक सौंप दी। विजय रूपानी को हटाया, अचानक भूपेंद्र भाई पटेल को सामने ले आए, जो भी वो भी उस बार के पहली बार के विधायक थे और वो अब तक मुख्यमंत्री बने हुए हैं। हरियाणा में भी यही काम किया था, बीजेपी को मैंडेट मिला, मनोहर लाल खट्टर अचानक, जिनका नाम कोई नहीं जानता था, उनको मुख्यमंत्री बना दिया और 2014 से लेकर अब तक वो मुख्यमंत्री लगातार राज्य के चले आ रहे हैं। महाराष्ट्र में भी ये काम किया था। महाराष्ट्र में जब मैंडेट मिला था पिछली बार तो देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया था। ये बात है नवंबर 2019 की। किस तरीके से, माफ करिएगा, 13 अक्टूबर 2014 को बनाया था, 28 नवंबर तक वो मुख्यमंत्री रहते। पूरे 5 साल का टेन्योर उन्होंने देखा। उत्तराखंड में भी यही बीजेपी ने किया था, क्योंकि मैंडेट उनके साथ था। एक नहीं, दो नहीं, तीन मुख्यमंत्री बदल के एक्सपेरिमेंट किया। सब फैसले दिल्ली से गए। त्रिवेंद्र सिंह रावत रहे, तीरथ सिंह रावत रहे और फिर उसके बाद पुष्कर सिंह धामी, जो अब तक मुख्यमंत्री हैं। तो 3 मुख्यमंत्री बदले। असम में भी सर्बानंद सोनोवाल को मुख्यमंत्री बना दिया और फिर जब सरकार रिपीट होकर आई तो सोनोवाल को हटाकर हेमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया। ये सब इसलिए हो पाया, त्रिपुरा की भी एग्जाम्पल इसके बाद आपके सामने है, असम के बाद, कि बीजेपी के पास मैंडेट था, इसीलिए ये काम बीजेपी की लीडरशिप कर पाई।
हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस नई लीडरशिप पर बात करने के लिए, बीजेपी के इस युग परिवर्तन पर बात करने के लिए। मनीषा प्रियम जी मेरे साथ है राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और सज्जन कुमार जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मनीषा जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, बीजेपी में सूबे के स्तर पर, राज्यों के स्तर पर युग परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है, एम आई राइट? जी हाँ, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, राज्यों में अब एंटी इनकम्बेंसी की बात होने लगी थी और उस पर तरह तरह की थ्योरीज फ्लोट की जाती थी। और मैं एक राजनीति शास्त्र की विशेष मैं कहूँ छात्रा या स्कॉलर या जो भी बुलाना चाहते हैं मुझे आप बुला लीजिए, होने की वजह से मैं ये जानती हूँ कि ऐसी कोई थ्योरीज है नहीं। लेकिन रोष का एक माहौल स्थानीय स्तर पर जो बनता है, स्थानीय नेतृत्व पर, उसकी जड़ें काट के भाजपा ने हटा दी। और नए नेतृत्व आने से जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य हुआ है कि भाजपा में अंदरूनी स्तर पर जो काडर है, कार्यकर्ता है, वो अब एनर्जाइज्ड है, क्योंकि सबके लिए आशा की संभावना है। और हाँ एक हाँ। व्यवस्था जब जड़ हो जाती है तो उसमें जो भी वहां राजा रहता है उसके पास कौन संवाद पहुंचाएगा, उसके हरकारे कौन होंगे, उसके लोग कौन होंगे, उसका पक्ष क्या है, उसका प्रतिपक्ष क्या है, ये सारी बातें जड़ हो जाती हैं। तो कार्यकर्ता हताश से होने लगते हैं कि अब हमारी यहाँ कुछ नहीं चलेगी। तो एक तरह से राइट। कार्यकर्ता एनर्जाइज्ड है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो बातें आपको साफ साफ दिख रही हैं कि कास्ट बैलेंस जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोग जब समझते हैं ये कि केवल हम एक जातीय जनगणना करके और लोगों को गिन के, हर कोई का एक धर्म है, एक मजहब है, एक जाति है जिसको हमने चुना नहीं है, वो हमारे पिताजी या माताजी या हमारे जो पुरखित उन्होंने हमको दिया है, उसके हिसाब से हम किसी बस्ते में डाले जाते हैं। केवल हमको राइट। उस हिसाब से गिन करके हम सुमित अवस्थी या मनीषा प्रियम या कोई नहीं बन सकते हैं। तो एक तरह से आज वो उस बात का खंडन किया गया कि देखिए, आपकी जाति है, आप रिप्रेजेंटेशनल पॉलिटिक्स में भी कोई शेड्यूल ट्राइब है। और बीजेपी ने यह भी बात दिखा दी कि हिंदी हार्टलैंड में अब उसकी ओबीसी राजनीति, जो नॉन यादव ओबीसी राजनीति नहीं है, वो अब सब ओबीसी की, यादवों से उनका कोई बैर नहीं रह गया। और ये बात वो मध्य प्रदेश से बिहार और उत्तर प्रदेश को मैसेज दे रहे हैं। लेकिन राजस्थान से जो सबसे महत्वपूर्ण मैसेज आ रहा है कि जो अगड़ी जातियां हैं, जिन्होंने बीजेपी में भरपूर अपना एक तरह से उन्होंने अपने आस्था जो है बनाई है, वो ब्राह्मण और राजपूत दोनों को अहमियत दी। आप याद रखिए, उत्तर प्रदेश में रोष यदि था तो वो ये था कि एक प्रखर ठाकुरवाद वहां देखा गया। अब जी राजस्थान एक बैलेंस मॉडल लेके चलेगा अगड़ी जातियों की तरफ भी। और ये जी। बातें जो है एक तरह से पूरे के पूरे उत्तर भारत में इसके मैसेज जाएंगे। मनीषा जी, आप रहिएगा, आपने उत्तर भारत की बात की, आपने मध्य प्रदेश के मोहन यादव की बात भी कर दी। मैं चाहता हूं वो ग्राफिक्स को यहां प्ले किया जाए, क्योंकि अमूमन ये माना गया कि यादव जो है बीजेपी का वोट बैंक नहीं है। वो तो यूपी में वोट करता है अखिलेश यादव को, वो बिहार में वोट करता है लालू प्रसाद यादव को, और बीजेपी को जो अदर ओबीसी है, मतलब इन यादवों के अलावा जो ओबीसी है, वो बीजेपी के साथ जुड़ता है। लेकिन बीजेपी के अंदर कई सारे यादव हैं जो इंपॉर्टेंट पदों पर है। वो ग्राफिक सामने चल रहा है, भूपेंद्र यादव हो गए, नित्यानंद राय हो गए, अब कल मोहन यादव को बनाया गया, ये तमाम चेहरे दिखाते हैं। सज्जन साहब, मेरा सवाल आपसे है, क्या यादवों को इंपॉर्टेंस देकर और मध्य प्रदेश में ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाकर जिसके सरनेम में यादव लगा हुआ है, वो 120 सीटें जो मध्य प्रदेश से लगी हुई हैं, बिहार की और यूपी की 80 और 40, उस पर भी निशाना है? उस पे बिल्कुल निशाना है। और खासकर यादवों की जो नई पीढ़ी है जिसने मंडल का दौर नहीं देखा है, देखिए, एक इमोशनल पॉलिटिक्स होती है। बीजेपी बिहार में आप देखिए तो 90 के दशक से नंद किशोर यादव थे, बहुत लंबे अरसे तक वो बीजेपी के बिहार के अध्यक्ष रहे, लेकिन फिर भी यादव समाज उनसे नहीं टूटा। वो लालू यादव को माना, उसी तरीके से यूपी में वो मुलायम सिंह को माना, चूंकि मंडल के समय का इनका एक उन्होंने बना रखा है सोच की कैसे राजनीति में उनका उदय होता है। लेकिन आज की जब आप देखें, एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स है, बिल्कुल एक नई यूथ है। आप किसी जाति से हो लेकिन आपकी पहचान है कि युवा की भी है, वो युवा थोड़ा एस्पिरेशन भी रखता है, जिसमें बीजेपी को एज मिलता है बाकी पार्टियों की तुलना में। तो जो नई पीढ़ी है, जो आप दलित पॉलिटिक्स में भी देखेंगे, जो अलग निकल रहा है, वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो 80 के दशक की थी या अर्ली 90s की थी, उसमें निश्चित तौर पे ये मैसेज जा रहा है। और बीजेपी मैसेज तो पहले से देने की कोशिश कर ही रही है। नित्यानंद राय जी हैं बिहार में, उनका हमेशा नाम चलता है कि भाई अगर आई तो सीएम बन सकते हैं। नंद किशोर यादव थे, भूपेंद्र यादव हैं। इस तरीके से ऑलरेडी यादवों में आप देखिए, हरियाणा और राजस्थान में यहाँ के यादव तो पहले से बीजेपी को वोट देते आ रहे हैं। एंटी जाट कंसोलिडेशन में यादव काफी ज्यादा देते हैं। आप देखें बाबा जी रामदेव हैं, आप देखें
अलवर जो है जहां पे बाबा बालकनाथ हैं। तो यादवों का एक वर्ग जो है अलग अलग राज्यों में बीजेपी के साथ काफी पहले जुड़ गया है, लेकिन मध्य प्रदेश में जहां से शरद यादव भी आते थे जबलपुर से, और उन्होंने बिहार में जाके एक मंडलवादी पॉलिटिक्स की। तो आप देखें यहाँ पे जो मोहन जो सॉरी क्या नाम है उनका, जो मोहन यादव। मोहन आप यादव ठीक जी, बोल रहे हैं। मोहन यादव को बचाने का सबसे एक सिंबॉलिक क्या जा रही है कि जो मंडल की पॉलिटिक्स में जो पिछड़ों की कुछ दबंग जातियां उत्तर प्रदेश और बिहार में, जो अभी भी सामाजिक सोच में तो वो बीजेपी से सरोकार रखती है, बहुत सारे मामलों में वो हिंदुत्व को भी मानती है, एस्पिरेशन को, लेकिन चूंकि उनकी अपनी एक कास्ट सेंट्रिक पार्टी है जिसमें उन्हें ज्यादा इंसेंटिव देखता है। अब इनको बनाने से सांकेतिक तौर पे निश्चित तौर पे बिहार और यूपी में भी एक युवा वर्ग टूटेगा। लोकसभा में वैसे भी टूटता आ रहा है, थोड़ा इंटरेस्टिंग कम बात टूटा आप कह था, रहे हैं ज्यादा सज्जन। टूटेगा। लेट मी ऐड मनीषा जी। यार मनीषा जी, हम लोगों ने बहुत डिबेट किए बीते 3 महीनों में, और मंडल के सामने कमंडल के सामने मंडल आ गया है और जाति जनगणना की बात होने लगी है, अगर मंदिर बन रहा है तो हम लोग ये करेंगे। अब ऐसे में जो बीजेपी ने इन 3 राज्यों में बड़ा स्मूथली पावर का ट्रांजिशन कर दिया, विपक्ष के सामने उनके मुद्दों को छीनने की कोशिश की, इसको आप कैसे देखते हैं? अब आप 24 की लड़ाई को किस दृष्टि से देखती हैं? देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो आप जो ये क्षेत्रीय दल हैं उनमें आप देखिए कि उनमें लीडरशिप का परिवर्तन नहीं होता है। आप ये फलाना पिता थे, उनके पुत्र या पुत्री आके और आगे बढ़ते हैं। और ये पार्टियां जो हैं, खास करके स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की समाजवादी पार्टी हो या यहाँ लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में जो राष्ट्रीय जनता दल है, ये पार्टियां जब बनी हैं तो इनमें केवल सर्वे सर्वा या मुखिया इकलौता मुलायम सिंह यादव जी नहीं थे। वो एक अम्ब्रेला पार्टी लेके चलते थे, एक बड़ी मुहिम थी, और कई वो लोग जमीन के भी योद्धा रह चुके थे। आप राष्ट्रीय जनता दल पे आइए, राष्ट्रीय जनता दल का उदय कहीं भी सम्माननीय लालू प्रसाद यादव जी से नहीं होता है। एक एंटी कांग्रेस पॉलिटिक्स बिहार में बहुत सघन चलती है। वीपी सिंह को वहां आमंत्रित किया जाता है। इतिहास के कई ऐसे मील के पत्थर हैं जो मैं किसी और शो पे आपको बताऊंगी। लेकिन उसमें एक तरह से जो दलित नेतृत्व उभरता है उसको दरकिनार करके और लालू यादव जी यहाँ आते हैं। लेकिन उसके साथ ही जितने बड़े नेता लालू यादव जी थे, उतने ही बड़े नेता हुकुमदेव नारायण यादव थे, वो भाजपा की तरफ गए। तो वो एक विरोध की धुरी जो बनी हुई थी। आज भी 2 चित्र जो आप दिखला रहे हैं, माननीय अन्नपूर्णा देवी जी का, वो एक महिला छवि थी जो बहुत निकट लालू प्रसाद यादव जी के, और दूसरा नाम है बहुत महत्वपूर्ण रामकृपाल यादव जी का। पटना का जो इलाका है, पटना शहरी और ग्रामीण, उसमें वो लालू प्रसाद यादव के बगल के लोग थे। और भाजपा पिछले चुनावों के दरमियान ये 2 महत्वपूर्ण एसेट्स को अपनी तरफ ले आ पाई थी। भूपेंद्र यादव जी बहुत दिन तक प्रभारी रहे। तो एक ये वर्ग जब उभरता है तो राष्ट्रीय जनता दल में जब भी परिवारवाद का ट्रांजिशन होगा, भाजपा कहेगी कि देखो, हम राजनीतिक कार्य के बल बहुत पे बढ़िया। ट्रांजिशन कर सकते मैं हैं। एक क्विक कमेंट सज्जन का लूंगा मनीषा जी, विद परमिशन। वक्त की थोड़ी कमी है। सज्जन, तीनों राज्यों में अननोन और नए चेहरों को जिम्मेदारी दे दी गई है। मैं स्पेसिफिकली राजस्थान की बात कर रहा हूं। फर्स्ट टाइम एमएलए को मुख्यमंत्री बनाया गया। आपको लगता है कि जो दिग्गज हैं राज्य के, वो अपसेट होंगे? वसुंधरा, गजेंद्र शेखावत, तमाम नाम चल रहे थे, ओम बिरला। अब क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा एपिसोड हो सकता है जैसा हमने सचिन पायलट का देखा था कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, या ये बीजेपी है, इसमें ज्यादा डिसिप्लिन है? नहीं, ये समस्या बाकी पार्टियों में रही है। अगर आप बीजेपी में देखें तो कभी भी अपसेट होने से संगठन को बहुत नुकसान नहीं हुआ है। आप देखें, प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब तो वो विधायक भी नहीं थे, कम से कम ये लोग विधायक भी हैं। तो भाजपा का और संघ का एक सामंजस्य ऐसा है कि इसमें अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अपसेट हो तो एक सीमा से ज्यादा उसका बहुत ज्यादा निगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता है। और निश्चित तौर पे आप देखें कि एक पैटर्न है तीनों राज्य में, सामाजिक समीकरण में जो पिछड़े हैं, दलित हैं और जो आदिवासी हैं, उनको बढ़िया हिस्सा दिया गया है, बाकी पार्टियों से बहुत ज्यादा। लेकिन कहीं भी जो अपर कास्ट हैं उनको एलियनेट नहीं किया गया है। तो इतना बढ़िया सामंजस्य साधा गया है। इसमें थोड़ी बहुत सारी पुरानी शख्सियत, एक समय में शिवराज सिंह चौहान लाइट वेट ही थे जब बनाए गए, वसुंधरा जी भैरव सिंह शेखावत जी के समर्थन से बनी थी। तो ये जितने आज दिग्गज हैं वो दिग्गज बने हैं, दिग्गज पहुंचे नहीं थे। इसलिए इनके अपसेट होने से ना तो पार्टी को बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, ना कैडर को, और समर्थक तो निश्चित तौर पे खुश होगा।
बिल्कुल बिल्कुल, वेरी इंटरेस्टिंग एनालिसिस। थैंक यू मनीषा जी, थैंक यू सज्जन बात करने के लिए। तो कुल मिलाकर ये समझा जा सकता है कि काडर बेस्ड पार्टी अगर उसके भरपूर समर्थन मिले, चाहे वो बीजेपी हो या फिर उस तरफ की बात की जाए लेफ्ट में सीपीएम सीपीआई हो, तो वो ऐसे बड़े कदम उठा सकते हैं जहां वो किसी को भी कमान सौंप सकते हैं, क्योंकि काडर इंपॉर्टेंट है, पार्टी इंपॉर्टेंट है, रादर देन कि बजाय इसके कि आपको किसी एक शख्सियत के पीछे भागना है। और हम भारत के लोग में अब वक्त है वीडियो ऑफ द डे आपको दिखाने का। आज की तस्वीर मशहूर सुपरस्टार शाहरुख खान की है। शाहरुख खान की फिल्म डंकी रिलीज होने वाली है और उसके पहले शाहरुख खान दर्शन करने के लिए वैष्णो देवी के दरबार पहुंचे हैं। आपको याद होगा उनकी जो अभी इस साल 2 और फिल्में आई, पठान और जवान, उसके रिलीज के पहले भी उन्होंने कई सारे भगवान के दरबार में जाके माथा टेका था, वैष्णो देवी भी वो गए थे। एक बार फिर डंकी की रिलीज के पहले शाहरुख खान आज जम्मू में वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचे हैं। चेहरा छुपाया हुआ है, जैकेट पहनी हुई है, कैप लगाई हुई है, पहचानना आसान नहीं है, पर ये शाहरुख खान और उनके साथ की निजी सिक्योरिटी भी है। ये साल शाहरुख खान का रहा, 2 बड़ी फिल्में दे चुके हैं, तीसरी फिल्म भी क्या उतनी बड़ी हिट होगी, इस पर सबकी निगाहें हैं। वक्त हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक के उस पार और भी खबरें हैं। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।